नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खा पी भी रहे होंगे, है ना। तो जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे। जियोग्राफी में हम लोग और देखेंगे अक्षांश और देशांतर। तो भारत का जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखेंगे, क्योंकि भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भारत के भूगोल में भारत का ही देखेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। और इस पर PYQ भी किया जाएगा। तो आइए फिलहाल कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग भारत का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार पर, ठीक है। पहली बात तो आप लोग देख लीजिए, ये पृथ्वी है, ठीक है। ये गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जिसको इक्वेटर भी कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। भारत आप लोगों का यहीं पर है, ठीक है। भारत यहीं पर है। तो आइए देखते हैं कुछ पॉइंट भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है मामला इसमें। पहला पॉइंट आप लोग देखिए, और सबसे अच्छी बात है कि इसको नोट्स करते हुए चलिए। ये पॉइंट सिर्फ टू दी पॉइंट है और एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और उसी से हम लोग पॉइंट बनाए हैं। इसी पॉइंट को पढ़ने के बाद हम लोग PYQ भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। टॉपिक आप लोगों का है भारत का अक्षांशीय विस्तार, ठीक है मित्रों, है ना। भारत का अक्षांशीय विस्तार, आइए देखते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी रहेगी? 179। ये बात आप लोग माइंड में याद कर लीजिए। 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। कैसे? ये जो 0 डिग्री रेखा है, इधर 89 रेखा है, इधर 89 रेखा है, 89 रेखा इधर, 89 रेखा इधर, और एक ये, तो 89, ये 89 इधर, और एक ये, ठीक है। तो टोटल हम जोड़ेंगे तो 179 आएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो 89 + 89 + 1 इक्वल 179। तो 179 कैसे आया, इसको आप लोग देख लिए। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 2 3 4 5 गिनते हुए शुरू करेंगे। इधर से फिर इसको 1 लेंगे तो 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको कॉमन मान लिया जाता है, 1 हो गया। 2 3 से शुरू करेंगे तो 89 रेखा होगी टोटल। 90 तक जाएंगे तो टोटल 1 हटा देंगे, 2 से शुरू कर रहे हैं ना, तो 89 रेखा, वैसे ही नीचे टोटल मिलाकर 179 रेखाएं हो गई हैं हमारे ग्लोब पर, ठीक है। एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? किन्हीं दो समांतर एज इट इज, आप समझ रहे हैं? यो जैसे ये ऐसे ऐसे ऐसे, यानी बीच का दो जितनी भी रेखा उनके बीच का दूरी समान हो। तो किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ये प्रश्न बन चुका है UP PCS, बिहार PCS में, MP PCS में, इवन झारखंड PCS में बन चुका है। IAS ने क्वेश्चन बना डाला है कि किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। कभी भी कोई पूछ दिया कि जैसे मान लीजिए एक अक्षांश रेखा ये है, एक अक्षांश रेखा ये हो जा रही है, ठीक। तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहे इधर हो चाहे इधर हो, जितनी भी रेखाएं रहेंगी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? इन दोनों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर लगभग में है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है।
ये तो आप लोग समझ गए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जब हम P/Q कराएंगे, प्रीवियस ईयर का प्रश्न कराएंगे, जितने आयोगों में पूछा हुआ है उसमें ये प्रश्न मिलेगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को, भूपृष्ठ यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी के सतह पर है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा की बात करता है। ये जो रेखाएं हैं ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। ये आप लोग रेखा देख रहे हैं, पृथ्वी का बीच वाला भाग जो कि एक देशांतर रेखा है, और इसी रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं GMT। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? GMT। इसी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा। हिंदी में आप लोगों को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, अंग्रेजी में ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। आगे देखते हैं कि यह रेखा लंदन, ये पॉइंट आप लोग याद करते चलिए, ध्यान देते चलिए कि यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ठीक है, कौन सी रेखा? ये उत्तर से दक्षिण वाली रेखा, 210 डिग्री देशांतर रेखा जिसको मानते हैं, उसको प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम अंग्रेजी में बोला जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GMT बोला जाता है। यह ग्रीनविच शहर से गुजरती है, और शहर ग्रीनविच शहर कहाँ पर है? लंदन में है। ग्रीनविच शहर कहाँ पर है? आप लोगों का लंदन में है, और लंदन से ये रेखा गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम GMT कहा जाता है, प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। अभी मैं बताया हूँ, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, किसको? जो उत्तर से दक्षिणी लाइन खींची हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, कभी भी पूछ दिया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को GMT कहा जाता है? हाँ, बिल्कुल GMT कहा जाता है। GMT को ही प्रधान याम्योत्तर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में, मेरे भाइयों, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को, यानी प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, कौन सी बच्चों? मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची हुई रेखा को कौन सी रेखा? देशांतर रेखा कहा जाता है। ये भी देशांतर रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। ठीक है, वाकई में नहीं खींची हुई है, काल्पनिक। हम लोग पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, पृथ्वी को रिसर्च करने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसे भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं कि देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। जो जैसे अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है, वैसे देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जाके मिल जाती हैं। ठीक है, इसलिए समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए, अब यहाँ से उठी, यहाँ से उठी, एक यहाँ से आई, यहाँ से आई, अब यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी कम हो जा रही है, इसीलिए समानांतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ध्रुवों से, यानी पोल्स, जो पृथ्वी का पोल्स हैं, नॉर्थ साउथ, यानी ध्रुवों, उसी को ध्रुव बोलते हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। क्या कहता है ये पॉइंट?
कि देशांतर ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। इतनी बात आप लोग समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यही जो बता रहा है कि देशांतर रेखाएं ध्रुवों की विषुवत रेखा पर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती। जैसे ध्रुवों से आएंगे तो देशांतर रेखा जो है ये भूमध्य रेखा पर यानी बीच में इसकी दूरी बढ़ जा रही है। यहाँ पर दूरी देखिए कम है, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा हो जा रही है, दो रेखाओं के बीच की दूरी। इसी को बता रहा है वो पॉइंट, ठीक है, कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, इतना आप लोग समझे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। विषुवत रेखा पर, किस रेखा पर बच्चों? विषुवत रेखा पर। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हम बताए हैं, यहाँ पे जो खींचा गया है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है एकदम बीचों बीच में, उसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं। एक नाम इसका और है भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम कितनी दूरी होती है? 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। जैसे मैंने बस बताया है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, तो इसी तरह से विषुवत रेखा पर मैक्सिमम यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो देशांतर रेखा है वो कितनी हो जा रही है? 111.33 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर देशांतर, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.33 किलोमीटर हो जाती है। इस चीज़ को फैक्ट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आप लोगों का हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भारत डायरेक्ट एकदम उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध के आगे देखते हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, जो संपूर्ण भारत का बात किया जाए यानी अंडमान निकोबार को भी ले लिया जाए, मुख्य भूमि का नहीं पूछा है, संपूर्ण भारत का पूछा है। तो संपूर्ण भारत के लिए कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट से। ठीक है, जैसे ये आपका भारत हो गया, ठीक है, ये भारत हो गया। यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया, ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया। तो हम यहाँ से ले रहे हैं, ये कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा। 6 डिग्री 45 मिनट यहाँ से लेंगे। अगर यहाँ से लेते हैं मुख्य भूमि से है तो मुख्य भूमि से ये 8 डिग्री से लिया जाएगा। ठीक है, अगर मुख्य भूमि की बात किया जाए तो 8 डिग्री से लिया जाएगा। और संपूर्ण भारत की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार की भी ऐड किया जाएगा तो 6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात कह रहा है कि संपूर्ण भारत को अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है। ये प्रश्न पूछा जाता है अभी भी लेटेस्ट में भी। उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट से जब लास्ट छोर तक आएंगे तो उसका कितना बता रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि अक्षांश नाप रहे हैं, इधर से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो अक्षांश हो रहा है। ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर की बात कर लिया जाता है। देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी जो इधर वाली लाइन होती है ये कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, से कहाँ तक? जहाँ तक ये रहेगा, मतलब भारत का कोई भाग रहेगा, वहाँ तक कितनी है? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
यानी यहाँ से फिर पूर्वी देशांतर तक जाएंगे, पूर्व तरफ जाएंगे ना तो पूर्वी देशांतर ही बोला जाएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। तो इतनी बात आप लोग समझे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत का जो भूगोल है, अक्षांशीय विस्तार है भारत का, उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे थे, है ना, नेक्स्ट पॉइंट देख रहे थे। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि क्या है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है बच्चों कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। आप लोग समझ रहे हैं इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अगर इसको मैं मैप में बनाकर आप लोगों को बताऊं तो एज इट इज़ आप लोग देखते रहिए कि जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक, यहाँ से इसके ऊपर एक होती है 23 डिग्री 30 मिनट की रेखा है, उसको नॉर्थ रेखा हो गई। एक साउथ रेखा होती है, ये भी होती है 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो भारत यहीं पर है ना, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सा कटिबंध क्षेत्र है? उष्णकटिबंध क्षेत्र है, ठीक है। आप लोग इतना समझे कि उष्णकटिबंध क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण है और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर। तो इन दोनों के बीच उष्णकटिबंध क्षेत्र आता है। तो भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र में है। तो देखिए उष्णकटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है, यही दोनों के मध्य है, ठीक है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। भारत का जो विस्तार है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। एक तो भारत का विस्तार आप लोग 6 डिग्री से देखे हैं 37 डिग्री, हम एक लगभग पॉइंट मान लेते हैं, हालांकि 6 डिग्री कुछ मिनट है वो हम बता चुके हैं आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। तो 6 डिग्री से 37 डिग्री के मध्य हम मान लेते हैं, ठीक है। 6 डिग्री कुछ मिनट है, 37 डिग्री कुछ मिनट है। तो 6 डिग्री से 37 मिनट, 37 से नीचे 23 आएंगे, ठीक है। तो 6 डिग्री से 23 मिनट, 6 डिग्री से 23 डिग्री, ठीक है। 6 डिग्री से 23 डिग्री तो उष्ण हो जाएगा, लेकिन 23 से 37 के बीच में भी भारत है ना, तो 23 से 37 के बीच में उपोष्ण आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट वही कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक उपोष्ण हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक उष्ण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक उष्ण है, यहाँ से यहाँ तक उपोष्ण है। तो 6 से 23 डिग्री तो भारत उष्ण में आ रहा है, लेकिन 23 से भी ज़्यादा भारत की स्थिति है ना, 37 डिग्री तक है ना। तो 37 डिग्री तक यानी उपोष्ण में भी जा रहा है, इसलिए कह रहा है कि दोनों में उपस्थित है, उष्ण और उपोष्ण दोनों में भारत उपस्थित है, ठीक है, दोनों कटिबंध में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है, ये प्रश्न बना हुआ है स्टेट पीसीएस में, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए कि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है। जो रेखा राजस्थान से गुजर रही है वो सिक्किम से भी गुजर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या आप लोग समझे कि मान लीजिए जैसे ये है,
ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 70 डिग्री मान के चलते हैं, ये 70 डिग्री है, ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से 70 डिग्री, ठीक है। वही कह रहा है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर ज़िले से गुजरती है। तो ये प्रश्न बना हुआ है कि 70 डिग्री देशांतर रेखा किस ज़िले से गुजरती है, तो जैसलमेर से, ठीक है। इस बात का आप लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कह रहा है कि ये पॉइंट क्या कह रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में, ये पॉइंट क्या कह रहा है आप लोगों का कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो वही है कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच है ना एक कर्क रेखा है, चाहे वो है ना उत्तर वाला कर्क रेखा है, ये मकर रेखा हो जाएगा दक्षिण वाला। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ये जो रेखा है मकर रेखा है, और 0 डिग्री से जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। क्या कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यार दोस्तों देखो, जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, एक बात तो ये रह गई। दूसरी बात ये रह गई कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो उन मध्य से होकर गुजरती है तो उन मध्य पर कौन कौन राज्य पड़ते हैं भारत के, तो भारत के कौन कौन राज्य पड़ते हैं, तो आइए उसको देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें कौन कौन राज्य पड़ते हैं। तो जिनमें जो राज्य पड़ते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन राज्य पड़ते हैं। पहला है गुजरात, आप लोग नोट करते जाइए, पॉइंट पूछा हुआ है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि कर्क रेखा जो भारत के मध्य से गुजरती है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ना। ये तो पॉइंट वाली बात हो गई ना कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन वही फंसा देगा कि उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है, तो नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने राज्यों से गुजरती है। तो टोटल 8 राज्यों से गुजरती है कौन, कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 21 जून को बच्चों 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, यानी उत्तरायण बिंदु के सर्वोच्च पर स्थिति होती है 21 जून को। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जो भारत के बीच से गुजरता है 8 राज्यों से, उसको कर्क रेखा कहा गया है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है ना। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे ये हम आपको बताते हैं कैसे काटती है। जैसे मान लीजिए ये भारत है आप लोगों का, ठीक है, ये भारत है। भारत मान लीजिए यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है, तो कर्क रेखा को माही जो है बहती हुई आई है, एक बार 2 बार काट दी, 2 बार काट दी ना, एक बार गई दूसरी बार आई, तो 2 बार काटी ने। उसी को कहा है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ये भी प्रश्न बना हुआ है
मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है या दक्षिण में अवस्थित है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। तो कर्क रेखा की राज्यों की जो बात हो रही है, तो कर्क रेखा से कौन सा शहर सटा है, उत्तर में स्थित है कर्क रेखा के, या कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा शहर स्थित है, ये चीज़ आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल इतना पढ़ते हैं कि मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। और जो मैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट का एटलस बताया हूँ, आप लोग ले लीजिएगा उसको, और ज़रा उसमें भारत का मैप खोलिएगा, भारत वाला मैप खोलिएगा तो ज़रा कर्क रेखा गई है, तो कर्क रेखा गई है तो वो किन किन शहरों से गई है, और कौन सा शहर कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन सा शहर कर्क रेखा के दक्षिण में है, कौन सी नदी कर्क रेखा को पार कर रही है, ये चीज़ भी पढ़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी देखिए कि मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर, जो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो उसी माही नदी के बारे में बताया गया है कि माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है कौन नदी बच्चों, माही नदी, और कहाँ बहती है, राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। ठीक है, और प्रवाहित होते हुए राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करके पॉइंट बनाई गई है ना। डायरेक्ट एग्जाम से क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कुछ हम लोग के शहर हैं जो किस अक्षांश पे अवस्थित हैं, वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगरतला जो है कौन से अक्षांश पे अवस्थित है। जो अगरतला शहर है, ये आप लोगों का काम है कि अगरतला शहर कहाँ, किस राज्य में है, किस राज्य का शहर है, इन सब शहरों को आप लोग को देखना है। वो काम, होमवर्क आप लोगों का है कि एक एक करके आप लोग कमेंट करिए कि अगरतला किस शहर में स्थित है। तो अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, दूसरा गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट अक्षांश पर अवस्थित है। तीसरा आपका शहर है जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट अक्षांश पर अवस्थित है। चौथा शहर है उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, कोलकाता 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, कोलकाता आपका 22 डिग्री 30 मिनट पर अवस्थित है। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट अक्षांश पर अवस्थित है। नागपुर कहाँ अवस्थित है, 21 डिग्री कितने डिग्री अक्षांश पे अवस्थित है, तो नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट के अक्षांश पर अवस्थित है। सातवां आपका शहर है अहमदाबाद, क्योंकि ये सब प्रश्न बने हुए हैं, तो कभी भी कब बन सकता है कि कोलकाता किस अक्षांश पर अवस्थिति है, तो याद रखिएगा कम से कम 1-2 बार तो माइंड से, अगर आंखों के सामने से गुजरा रहेगा तो कोलकाता आप लोग बता देंगे कि 22 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर है। ठीक है, तो वहाँ पे ट्रिक अपने आप लग जाता है पेपर हॉल में। तो अहमदाबाद आप लोगों का 23 डिग्री 2 मिनट अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट शहर देखते हैं कि कौन सा शहर किस अक्षांश पर अवस्थित है। तो वाराणसी की बात आती है। वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट के अक्षांश पर अवस्थित है। बनारस जो शहर है बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है, धार्मिक राजधानी के रूप में बनारस मानी जाती है। तो वाराणसी जो है 25 डिग्री 18 मिनट के अक्षांश पर अवस्थित है। भोपाल आपका 23 डिग्री 25 मिनट के अक्षांश पर अवस्थित है। लेकिन भोपाल किस शहर में है, किस राज्य में है, तो राजधानी है क्या, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो दिल्ली को देखते हैं कि दिल्ली किस अक्षांश पे अवस्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है एक हमारे देश का, दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी भी है। और राष्ट्रीय राजधानी हमारी दिल्ली जो है किस सन में बनाई गई, ऑप्शन दे रहा हूँ 1911, 1912, 1915, 1917। बताइए आप लोग, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि दिल्ली की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी कब बनाई गई। तो दिल्ली जो शहर है 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ठीक है,
जोधपुर, आप लोगों का काम है कि जोधपुर किस राज्य का शहर है। तो जोधपुर किस राज्य का शहर है, ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जोधपुर किस राज्य का शहर है। तो जोधपुर कहाँ अवस्थित है बच्चों, 26 डिग्री 0 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ये हम लोगों का रह गया, हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो गया, अब इस पर हम लोग देखेंगे पी बाई क्यू इसलिए देखेंगे क्योंकि टॉपिक तो हम लोग पढ़ने को पढ़ लिए हैं, और टॉपिक पढ़ने के लिए पढ़ लिए हैं। तो अब इस पर जो प्रश्न बने हुए हैं, हालांकि ये प्रश्न से ही थ्योरी हम लोग उठाए हैं, अब पॉइंट आप लोगों को दिए हैं, है ना। इसको 2 बार 3 बार स्पीड में करके आप लोग ज़रा देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग पी बाई क्यू करिएगा, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो पी बाई क्यू कराएंगे, पी बाई क्यू के लिए अलग प्लेलिस्ट बनेगी, अलग प्लेलिस्ट में जाकर भूगोल का प्लेलिस्ट में अलग जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन चलेगा भूगोल का। तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा, इसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन चल रहा है पी बाई क्यू का। अच्छे से देखिए, 2-3 बार देखिए, आप लोग अच्छे से खुद देखिए ताकि दोबारा उस टॉपिक पे छूना न पड़े, ठीक है। पी बाई क्यू ही कराने का मेन उद्देश्य है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, पी बाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है लगाना बच्चों। आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए न लगाइए, है ना, जो मार्केट में क्या बोलते हैं सीरीज आती हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो लगाइए मत लगाइए, लेकिन पी बाई क्यू ज़रूरी है। पी बाई क्यू इज़ द वेरी इम्पोर्टेंस लगाना किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, खासकर पीसीएस के लिए, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का पी बाई क्यू बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग पी बाई क्यू देखते हैं, इस टॉपिक से संबंधित